Hello guys, good morning to all of you and welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we had discussed about the various sources of energy, and now in this video I will continue with the same topic but some more additional information and some important MCQs asked by JKSSB in the previous exams. और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो हमने एनर्जी के बारे में कल पढ़ा था, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास क्या है, एबिलिटी टू डू अ वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास किसके बराबर आ जाता है, वर्क के बराबर आ जाता है। और अगेन वर्क आपके पास किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम इसका एसआई यूनिट ड्राइव करेंगे, यानी कि एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, ठीक है। हम इसको ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स आपके पास किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास रहेगा। अब ये अगर हम यहाँ पे देखें तो मास का यूनिट क्या होता है आपके पास, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास अगेन क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऐसा यूनिट जो है वो एनर्जी का क्या बनता है, देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिट जो बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड में सेकेंड स्क्वायर है तो ये पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास बन जाता है। तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट आपके पास आ रहा है, यानी कि इसका एनर्जी का जो ऐसा यूनिट आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपके पास जूल के बराबर होती है, ठीक है। पास्कल जूल एक साइंटिस्ट है जिसने इस वैल्यू को अपने नाम के बराबर रखा हुआ था। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट आपके पास जूल भी होता है, या आपको कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के नाम पे, ठीक है। देखो गाइस, नेक्स्ट अब हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स मोशन, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर। नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो स्टोर्ड होती है किसी ऑब्जेक्ट में या फिर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की mgh, ठीक है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या होती है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो मैकेनिकल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होती है, ठीक है। और दोनों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म करती है, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh, ठीक है। ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इसमें क्या होता है कि यानी कि फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब वो किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो वो आपके पास क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो कैरियर होते हैं, ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वो आपके पास कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच वी मोर कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास साउंड एनर्जी। अब देखिए साउंड एनर्जी क्या होती है, यानी कि ईयर में जो डिस्टर्बेंसेस होती है वो हमारे कानों तक किस फॉर्म में पहुंचती है, वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है, और जब हमारे ईयर ड्रम्स में ये पहुंचती हैं तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो कहाँ पे भेजी जाती हैं, ब्रेन में, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल एनर्जी। अब देखिए केमिकल एनर्जी जो होती है ये किस में स्टोर्ड होती है, ये स्टोर्ड होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इनमें स्टोर्ड होती है, और ये एनर्जी पार्टिकल्स को एक साथ बिल्कुल होल्ड करके रखती है। अब देखिए जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस में पाई जाती है आपके पास, जैसे फूड में, बायोमास, इसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ है, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, या फिर जैसे केमिकल एनर्जी जब आप वुड को बर्न करते हो, ठीक है, या कोल को बर्न करते हो तो वहाँ पे भी आपके पास कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ये कहाँ पे स्टोर होती है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स,
ठीक है। जो एटम होते हैं उनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो होती है एनर्जी स्टोर होती है, और न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इस एनर्जी को कब रिलीज किया जाता है, जब आपके न्यूक्लाई जो होते हैं या तो वो कंबाइंड होते हैं या तो वो स्प्लिट होते हैं। ठीक है, कंबाइंड जब होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, और जब आपके न्यूक्लाई स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, उसको हम बोलते हैं फिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, फिशन का प्रोसेस होता है। जैसे आपके पास न्यूक्लाई ऑफ यूरेनियम होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किस प्रोसेस से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिशन के प्रोसेस से। जैसे आपके पास सन एनर्जी जो है, ठीक है, आपके पास जो सन से जो लाइट मिलती है, जो हमें हीट एनर्जी मिलती है, वो भी आपके पास इसी प्रोसेस से मिलती है, फिशन से। ठीक है, वहाँ पर हीट जनरेट होती है, यानी कि जो न्यूक्लाई होते हैं, हमें पता है कि सन के अंदर जो होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, तो उनके न्यूक्लाई जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, फिशंस होती है वहाँ पे, और हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट एनर्जी। अब देखिए लाइट एनर्जी सिंपल है, आपके पास लाइट एनर्जी से फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, लाइट जो होती है वो फोटॉन से बनी हुई होती है, और लाइट जो है ट्रेवल करती है वेव्स में। ठीक है, आपके पास वेव्स में ट्रैवल करती है, ऐसे लाइट आपके पास ट्रैवल करती है, और यही एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, और ये एनर्जी एसोसिएट होती है किसी ग्रेविटी से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो आपके पास अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये किसके बराबर होता है, Gm स्मॉल m ओवर r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो g है ये आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये m कैपिटल M जो होता है ये होता है मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये जो स्मॉल m होता है ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या कैपिटल हम कहेंगे ये मास ऑफ द जो होता है लार्जर ऑब्जेक्ट होता है, या जो स्मॉल m है वो मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है। और r स्क्वायर जो होता है, जैसे ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम मान लेते हैं ये एक अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, r। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होता है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से होता है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है वहाँ से ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो आपके पास लास्ट टाइप आ जाती है एनर्जी की। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, इसको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी होती है, या फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे आपके पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं जैसे आपके पास। ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, आपके पास यूवी जो आपके पास लाइट होती है, आपके पास इंफ्रारेड लाइट होती है। ठीक है, आपके पास एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, ये सारे आपके पास कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो गाइज अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आस्क्ड बाय जीके हैज बीन प्रीवियस एग्जाम्स। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे किस पर बेस्ड होंगे, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इनको हम करते हैं 1 बाय 1। तो मेरे आंसर करने से पहले आप पहले ही मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो विंड टर्बाइंस होती हैं वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। पहला ऑप्शन आपके पास काइनेटिक एनर्जी, देन है पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो देखिए विंड टर्बाइन जो होती है वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि विंड टर्बाइन जो होती है वो मूवमेंट करती हैं, तो जो भी चीज़ आपके पास मूवमेंट में आती है वो कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इनमें से आपके पास कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी कि जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। कोल है, नेचुरल गैस है, सोलर पावर है, या न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है सोलर पावर। बाकी जितने भी हैं आपके पास वो सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे,
व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। देखिए अर्थ के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, फॉसल फ्यूल है, सोलर रेडिएशन है, या जियोथर्मल हीट है, या विंड एनर्जी है। तो प्राइमरी सोर्स बोला है, देखो ये सारे फॉसल फ्यूल भी है, जियोथर्मल भी है, विंड एनर्जी भी है, सोलर रेडिएशन है, ये सारे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ हैं। बट आपको प्राइमरी बताना है, तो प्राइमरी आपके पास कौन सा आ जाता है, सोलर वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच यूनिट इज़ कॉमनली यूज टू मेजर एनर्जी। तो अभी मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एनर्जी का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, वॉट है, जूल है, हर्ट्स है या एम्पेयर्स है, वो आपके पास क्या जाता है, जूल आ जाता है। ठीक है, वॉट जो आपके पास किसका यूनिट है, पावर का, हर्ट्स जो वो किसका यूनिट है आपके पास, फ्रिक्वेंसी का, और एम्पेयर जो वो किसका यूनिट आपके पास है, करंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ये कहता है, ये एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपके पास है, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, और एनर्जी इज कॉन्स्टेंट विद इन अ क्लोज सिस्टम। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो आंसर रहने वाला है, जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी ग्लोबली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है ग्लोबली। रेजिडेंशियल यानी कि जो घरों में रहते हैं लोग वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, या जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल कॉल्ड। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल जो यूज़ करते हैं आपके पास सनलाइट में, वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल एक आपके पास डिवाइस है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। तो इनमें से आपने ऑप्शन बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है, सोलर थर्मल, सोलर रेडिएशन, सोलर फोटोवोल्टिक्स या सोलर कंडक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आंसर में ही जो है क्वेश्चन में ही आपके पास यहाँ पे आंसर है जो है सोलर फोटोवोल्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच एनर्जी सोर्स इज एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल फॉर रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए आपके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जो एसोसिएटेड है, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या फिर बायोमास। देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट जब भी आपके पास आता है वो आपके पास किसके रिलेटेड होता है या किससे एसोसिएट होता है, वो होता है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि देखिए आपके पास जो यूरेनियम होता है, थोरियम, एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और ये किस प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इनके जो न्यूक्लाई होते हैं उनके या स्प्लिट होते हैं या वो कंबाइंड होते हैं, यानी कि उनमें फिशन या फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी और हीट या इलेक्ट्रिसिटी एमिट करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम द बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, जब हम फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं तो वहाँ पे कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस जो है वो निकलती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन। तो आपने इसमें से बताना है कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। तो वो आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है आपके पास, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। तो शायद ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी आपके पास कौन सी है, चाइना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपने बताना है इकोसिस्टम ऑन अर्थ के लिए। तो वो आपके पास विंड है, फॉसल फ्यूल है, या सन है, या जियोथर्मल है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सा रहने वाला आपके पास है, सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अकर होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है,
मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, या केमिकल से थर्मल में, या न्यूक्लियर से काइनेटिक में, या सोलर से मैकेनिकल। मैंने आपको कहा था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वह है आपके पास जैसे टर्बाइन्स आपकी मूव करती हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। और आगे आपके पास टर्बाइन मूव करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉसल फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। कोल और ऑयल का ये आपके पास क्या फॉसल फ्यूल्स हैं, यानी कि इनका मेन कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो वो आपके पास क्या है यहाँ पे कार्बन है। तो जो भी कोल और ऑयल है उन सब का मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। अब देखिए कार्बन आपके पास जो है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट होता है वो आपके पास बहुत अच्छा फ्यूल होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे है लिग्नाइट है, ठीक है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है, ठीक है। तो इन सबसे बेस्ट कोल जो है वो आपके पास कौन सा पाया जाता है, एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन कंटेंट जो होता है आपके पास 90% एबो होता है। और सबसे लोवेस्ट आपके पास जो कार्बन कंटेंट होता है वो किस में होता है, पीट में होता है, जिसमें 40 से 50% आपके पास पाया जाता है, ठीक है। तो जो जितना जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो उतना आपके पास बेस्ट फॉसल फ्यूल होगा और वो उतना कम से कम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एमिट करेगा, पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है आपके पास इन न्यूक्लियर फिशन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो न्यूक्लियर फिशन, देखो फिशन जब आपके पास होता है तो स्प्लिशन होती है, ठीक है, एटम्स की। व्हाट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, हीट और लाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या वाटर। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि हीट और लाइट जो है दोनों आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियर फिशन में एमिट होती है। जैसे सन की ही बात करें तो वहाँ पे हीट भी एमिट होती है और आपके पास लाइट भी। तो कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है सनलाइट में। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर फ्लो जब करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व होता है, विंड, टाइडल, बायोमास या जियोथर्मल। आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बताना है। देखिए वो आपके पास कौन सा आ जाता है, टाइडल, ठीक है। आपके पास टाइड्स चलती हैं, ओशंस में जो टाइड्स चलती हैं, ठीक है, आपके पास वाटर फ्लो करता है और उससे आप क्या जनरेट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। 16 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इनमें से प्राइमरी डिफरेंस क्या है, एफिशिएंसी, ये अवेलेबिलिटी या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या सस्टेनेबिलिटी। देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। देखो एफिशिएंसी दोनों में आपके पास दिखने को मिलती है, दोनों आपके पास अवेलेबल भी हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इनका दोनों पे है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी देखो जो आपके पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं उनको सस्टेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये आप इजीली बता सकते हो कि इनमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, वो आपके पास है सोलर पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम द बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके JKSSB ने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वुड एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि ऐसा कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलता है। जैसे आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हैं, वुड हैं और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं। अब ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सोलर पावर है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल पावर है और हाइड्रो पावर है। तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपके पास एग्रीकल्चर क्रॉप्स और वुड से जो आपके पास एनर्जी मिलती है जो रिन्यूएबल होती है वो आपके पास क्या है, बायोमास एनर्जी है।
ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो GKSSB ने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और हर एक ने बेस्ट आंसर देने की कोशिश की होगी। तो गाइज़ आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।